आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और नया चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। वेटेज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है और इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो पहले पैराग्राफ में, वास्तव में पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट तो ये टेबल दी हुई है। अगर इस टेबल पर नजर डालें तो टेबल में ये दिया हुआ है कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का कंपेयर किया गया है कुछ एलिमेंट के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन दोनों में है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को अगर ध्यान से देखें तो ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिविंग में नेग्लिजिबल है? तो आंसर देंगे सिलिकॉन। एक क्वेश्चन और देखेंगे, अगर ऊपर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ कम यहाँ ज्यादा, कार्बन यहाँ कम है यहाँ ज्यादा, ऑक्सीजन भी यहाँ कम यहाँ ज्यादा है और नाइट्रोजन भी यहाँ कम और यहाँ ज्यादा है। तो ऊपर इतने जो हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वो 4 एलिमेंट हैं जो किसमें ज्यादा हैं। या इसको भी आप शामिल कर लीजिए, सल्फर को भी शामिल कर लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किसमें ज्यादा है? तो आप कहोगे लिविंग में ज्यादा है। भाई इसके कंपेयर में ये नॉन लिविंग हुआ, तो लिविंग और नॉन लिविंग का कंपेयर किया जाए तो ये 5 एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कम है और इसमें क्या है? ज्यादा। तो एक क्वेश्चन तो ये मिल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट है जो लिविंग में ज्यादा है, नॉन लिविंग में कम है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। उसके उल्टा ये लिखे हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये उल्टा लिखा हुआ। उल्टा का मतलब है यहाँ की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ की वैल्यू कम है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन लिविंग में क्या ज्यादा है तो नीचे से आप बता दोगे क्या? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टेबल से बन सकते हैं। अभी तक आया कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता पूछ ले कि अगर पूरे पर नजर डालो तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा हैं, अर्थ क्रस्ट में कम है। तो क्या बताओगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा हैं? तो क्या क्या बताओगे? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। फिर 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? तो मैक्सिमम देखो जरा, तो चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, दोनों में मैक्सिमम क्या है? तो एक क्वेश्चन ये मिल सकता है। तो फिर दोनों में मिनिमम क्या है? तो मिनिमम में अलग अलग आंसर हैं। अगर ह्यूमन बॉडी में होगा तो मिनिमम, और अगर अर्थ क्रस्ट होगा तो मिनिमम क्या लगाओगे? नाइट्रोजन। तो 5 क्वेश्चन हमने इसमें आपको बता दिए हैं। अधिकतम यही 5 सवाल पूछा जा सकता है। कौन कौन से एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में कम है? अर्थ क्रस्ट में कम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कौन कौन है जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है? मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट और मोस्ट एबंडेंट इन लिविंग या ह्यूमन। और लीस्ट सबसे कम कौन है? ऑक्सीजन। अगर सबसे कम पूछेगा तो लिविंग में अलग है और नॉन लिविंग में अलग है। लिविंग में और नॉन लिविंग में। तो ये एक क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अभी तक कोई भी सवाल नीट में आया नहीं है। चलो और देख लेते हैं क्या कहानी है। एक बात यहां लिखी हुई है कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू को ले लीजिए और उसको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसको उसका वजन ले लीजिए। जो भी वजन होगा उसको हम लोग ड्राई वेट कहेंगे और फिर इसको पूरी तरीके से क्या कर दीजिए? जला दीजिए। तो जब जला देंगे तो देखो क्या है, ये टिक कर लीजिए, जो जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो सब जल के उड़ जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? CO2 और वाटर वेपर। लेकिन जो राख मिलेगी उसमें क्या होगा? तो याद रखेंगे उसमें क्या होगा? इनऑर्गेनिक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब कभी लिविंग टिश्यू को हम बर्न करते हैं तो जल के क्या खत्म हो जाएगा? ऑर्गेनिक जल के खत्म हो जाएंगे और क्या बचेगा? इनऑर्गेनिक। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, पूछा कुछ नहीं गया है अभी तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बायोमॉलिक्यूल की डिफिनीशन बताओ,
देखो डिफिनीशन यहाँ से अंडरलाइन कर लो, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड क्या, बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल की डिफिनीशन यहाँ लिखी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी लिविंग टिश्यू में केमिकल कंपोजिशन की एनालिसिस करनी है तो लिविंग टिश्यू को किसमें ग्रिंड किया जाता है, तो आंसर देंगे क्या, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। एक क्वेश्चन ये है, और जब ऐसा करेंगे तो हमको दो चीजें मिलेंगी, एक क्या मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और एक क्या मिलेगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल दो फ्रैक्शन मिलेंगे। अभी तक कोई भी सवाल इंट्रोडक्शन से, एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन यही सब सवाल मिल सकते हैं कि किसमें पीसेंगे, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल की डिफिनीशन क्या होती है वो ये मिल जाएगा। जब जलाएंगे तो क्या जलेगा और क्या बचेगा, ऑर्गेनिक जल जाएगा, इनऑर्गेनिक बच जाएगा। ये इस टेबल से सवाल पूछ सकता है। तो जनरल कहानी घर में पढ़ लेंगे, कुछ विशेष नहीं है। वास्तव में चैप्टर ये यहां से स्टार्ट होता है, ये चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा। तो अमीनो एसिड से क्या देखें, अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक क्या, अमीनो ग्रुप, और एक क्या, एसिडिक ग्रुप। वो भी दोनों कहाँ होंगे, सेम कार्बन। दो फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पर होते तो उसको क्या कहते हो, क्या कहते हो, अल्फा कार्बन। इसी नाते अमीनो एसिड का नाम अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये एसर्शन रीजन बन सकता है यहाँ कि अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों कहाँ हैं, सेम कार्बन पर हैं या अल्फा कार्बन पर हैं। क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो 4 में देखो कौन कौन सा है, 4 में एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल, एक अमीनो ग्रुप, और एक क्या होगा, वेरिएबल ग्रुप, जिसको सामान्यतः किससे कहते हैं, आर ग्रुप। इस आधार पर कि आर ग्रुप का कैसा नेचर है, बेस्ड ऑन द नेचर आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड। क्योंकि आर बदलते रहिए, अमीनो एसिड बदलता रहेगा। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखो आर के नाम पर अगर H लगा दिया जाए तो, और आर के नाम पर CH3 लगा दिया जाए तो एलानाइन, और आर के नाम पर CH2OH लगा दिया जाए तो देखो इसमें भी COOH-NH2, इसमें भी COOH-NH2, इसमें भी COOH-NH2। बाकी तीन चीजें तो क्या हैं, सेम है, अंतर काहे में है, केवल आर ग्रुप। तो वो बात पीछे लिखी है कि आर ग्रुप के हिसाब से कई प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। जैसे अगर आर के नाम पर H तो ग्लाइसिन, आर के नाम पर CH3 तो एलान, और आर के नाम पर CH2। ये तीनों याद रखिएगा, नीट में आए हुए सवाल हैं। ये कह रहा है कि प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होंगे, तो आंसर देंगे क्या, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होंगे। और जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में लगे होंगे, उन सब अमीनो एसिड का नाम देखो क्या लिखा है, क्या कहोगे, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। याद रखिएगा, प्रोटीनेशियस। दुनिया में अमीनो एसिड तो बहुत प्रकार के हैं, उसमें से 20 हैं जो प्रोटीन में है। तो जो प्रोटीन में है उनका नाम प्रोटीनेशियस। तो जो पीछे 3 पढ़ के आए यहाँ भी पढ़ने वाले हो, जैसे प्रोटीनेशियस में एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या है, और एक का नाम क्या है, तो जानते हो क्या करेगा, एग्जामिनर 4 नाम दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है या नहीं है। है पूछेगा तो फिर इसमें से एक होगा, और नहीं पूछेगा तो ये तीनों दिए होंगे। 20 नाम न याद रखो तो कम से कम 3 नाम तो याद ही रखो। कौन निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाने में लगता है, तो ये 3 में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्रोटीनेशियस। इसमें ग्लाइसिन में आर के नाम पर, और एलानाइन में आर के नाम पर, और सेरीन में आर के नाम पर। ये भी बहुत अच्छी बात लिखी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ऑफ द अमीनो एसिड किस पर डिपेंड करेगी,
तो या तो अमीनो ग्रुप पर, या तो किस पर, और या तो किस पर, ये बहुत अच्छी बात लिखी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप कितने हैं। इमेजिन करो, ये बेसिक ग्रुप है ना, और ये क्या है, एसिडिक ग्रुप। अगर किसी अमीनो एसिड में दोनों की संख्या बराबर हो तो जितना एसिड उतना बेस, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन मान लेते किसी में 2 NH2 ग्रुप हैं और 1 COOH ग्रुप है, तो बेसिक हो जाएगा। और मान लेते हैं कि 2 NH2 ग्रुप हैं और 3 COOH ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो याद ये रखना है कि अगर दोनों की संख्या बराबर हो तो न्यूट्रल, NH2 ग्रुप ज्यादा हो तो बेसिक, और COOH ग्रुप ज्यादा हो तो एसिडिक। ये जितना लिखा है खूब NCERT में लिखा है, और ये खूब नीट में पूछा गया है, याद रखेंगे क्या। अगर हम ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो ये कैसा है, एसिडिक। तो एसिडिक कब होगा, जब COOH ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप से ज्यादा। और बेसिक कौन सा है, लाइसिन। पता नहीं कितनी बार तो आया है, 4 नाम देते हैं, पूछता कौन सा बेसिक अमीनो एसिड, आंसर देंगे क्या, लाइसिन। लाइसिन बेसिक क्यों होगा, बेसिक क्यों होगा, क्योंकि NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। और वैलिन क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप क्या होंगे, बराबर। इसी तरीके से एक स्पेशल अमीनो एसिड आगे, कौन से, एरोमेटिक अमीनो एसिड। नाम याद रखेंगे कौन से, टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफ। तो देखो कितने नाम याद रखना है, 3 नाम ऊपर लिखे हैं, कौन कौन से, ग्लाइसिन, एलानाइन, सेरीन। और 3 नाम नीचे लिखे हैं, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन और लाइसिन। और फिर 3 नाम और नीचे लिखे हैं, कौन कौन से, टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, ये दोनों आयोनाइजेबल होते हैं। क्या होते हैं, आयोनाइजेबल। आयोनाइज होने का मतलब है NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस में, और COOH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO माइनस में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी अमीनो एसिड में ये आयनाइज फॉर्म में होगा, या ये आयनाइज फॉर्म में होगा, या दोनों आयोनाइज फॉर्म में होंगे। 3 ही विकल्प हैं, या तो NH2 ग्रुप आयोनाइज होगा, या तो COOH आयोनाइज होगा, या तो दोनों आयोनाइज होंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसमें से ये अवस्था हमको कब मिलेगी, या ये अवस्था हमको कब मिलेगी। तो याद रखिए, इमेजिन करिए, किसी COOH से H कब निकाला जा सकता है, जब इसको एसिड में डालें कि बेस में। दुनिया का कोई एसिड नहीं जो इससे क्या ले सके, H ले सके। बेस इससे H ले सकता है। कहने का मतलब अगर हमको इसको आयन के फॉर्म में लेना है तो हमको pH क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। pH बढ़ाएंगे तो हम इधर जाएंगे, और अगर pH घटाएंगे तो इधर की तरफ आएंगे। क्योंकि एसिड में जाओगे तो ये क्या करेगा, H+, एसिड H देगा और ये H+ ले लेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में से ये हमको कहां देखने को मिलेगा, लो pH पर कि हाई pH पर, लो pH पर। और ये कब देखने मिलेगा, और ये कब देखने मिलेगा, न्यूट्रल pH पर। कब मिलेगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल pH पर जब दोनों आयनिक होते तो उनको कहते क्या हैं, क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। तो 3 क्वेश्चन हैं, देखो अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया है, लेकिन हमें उम्मीद है जल्दी कोई क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि किसी अमीनो एसिड में कौन कौन आयोनाइजेबल हैं, कौन कौन आयोनाइजेबल हैं, तो NH2 भी है और COH। किस स्टेट में आयोनाइजेबल हैं, तो कहोगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH, अलग अलग pH के सोल्यूशन में अलग अलग लोग आयोनाइज होंगे। जैसे अगर लो pH पर होंगे तो कौन आयोनाइज होगा, कौन, NH2। और हाई pH पर होंगे तो, और न्यूट्रल pH पर होंगे तो दोनों आयोनाइजेबल होंगे। इसका मतलब इस स्टेट को कहोगे क्या, ज्यूटर आयन। सारे सवाल हैं जो उम्मीद है कोई न कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन लगभग हर साल अमीनो एसिड से आ ही रहा है। अगला, फैटी एसिड या लिपिड स्टार्ट हो जाता है। पेपर उठा के देखिए, लेटेस्ट में 2 क्वेश्चन इस हेडिंग से आए हैं, नीट लिख दीजिए।
लिपिड में पहला क्वेश्चन ये है कि लिपिड क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड में हो सकता है कि लिपिड किस फॉर्म में पाया जाए, तो लिपिड में पहला विकल्प है वो सिंपल फैटी एसिड होगा। और किसी फैटी एसिड में कुछ नहीं होता है, आर होता है और उसके साथ COOH होता है, बस इतना ही होता है। सिंपल फैटी एसिड में क्या होता है तो कहोगे कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच है? आर के साथ। आर जो होगा वो आर के नाम पर क्या मिल सकता है? CH3, आर के नाम पर C2H5, या आर के नाम पर कोई लंबी चेन मिल सकती, लेकिन अधिकतम कितनी? 19। याद रखिएगा आर के नाम पर H नहीं करेंगे, आर के नाम पर H नहीं करेंगे, आर के नाम पर कम से कम कितना? कम से कम कितना? 1, और अधिकतम कितना? 19। तो मान लेते हैं यहाँ 19 कार्बन है, तो फैटी एसिड में कुल कितने कार्बन होंगे? तो भाई 19 1 ये जोड़ के क्या हो जाएगा? 20। तो अधिकतम किसी फैटी एसिड में कितने कार्बन हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? हो गया गलत? दिमाग नहीं लगा रहे हो? गलत होने के बाद जरूर दिमाग चल जाएगा। अधिकतम कितने कार्बन हो सकते हैं? 20। और न्यूनतम 2 कार्बन हो सकते हैं। एक कार्बन किसका? एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, कितने होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो जैसे कि पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन हैं? अब 16 कार्बन है इंक्लूडिंग C कार्बोक्सिल, तो कार्बोक्सिल को मिला करके 16 हैं। तो जरा बताओ चेन में कितने होंगे? 15 होंगे। ऐसे ही अराकिडोनिक एसिड में सब कितने हैं? 20। यहाँ ये इंक्लूडिंग लिखा है ना, अगर इंक्लूडिंग की जगह एक्सक्लूडिंग कर दिया जाए तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 19 लिखना पड़ेगा। आप लोग रटे हुए हो, अराकिडोनिक एसिड में 20 रटा हुआ है, एग्जाम में 19 आएगा, आप काट दोगे। 19 वाला भी आंसर सही होगा अगर यहाँ क्या लिखो? क्या लिखो? एक्सक्लूडिंग। फैटी एसिड 2 कैटेगरी के होते, एक और एक क्या? अनसैचुरेटेड। ये तो केमिस्ट्री के हैं, जिसमें विदाउट डबल बॉन्ड हो वो, और विद 1 या 2 डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड। तो ये तो केमिस्ट्री का सवाल है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ये पॉइंट टिक करेंगे। हो सकता है कि लिपिड के नाम पर हमको क्या मिल जाए? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल क्या होता है? ये केमिस्ट्री का सवाल, क्या? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ऐसा भी हो सकता है कि ग्लिसरॉल भी हो और फैटी। तो लिपिड के नाम पर हमारे पास है 3 विकल्प। पहला विकल्प है केवल फैटी एसिड, दूसरा विकल्प है केवल ग्लिसरॉल, और तीसरा विकल्प है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होगा तो फैटी एसिड क्या कर जाएगा? क्या कर जाएगा? एस्टरीफाइड किसके साथ? ग्लिसरॉल। तो अगर एक फैटी एसिड लगेगा तो, और 2 फैटी एसिड तो, और 3 फैटी एसिड तो ट्राई। फैट को, लिपिड को हम लोग क्या कह सकते हैं? फैट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयल। किस आधार पर? किस आधार पर? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं 2 विकल्प होते हैं। जाड़े में कुछ फैट जमी रहती हैं, जैसे घी है, या कोई वेजिटेबल ऑयल है, या नारियल का ऑयल, देखिए कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल जाड़े में क्या रहता है? जम जाता है, जबकि सरसों का तेल नहीं जमता है। इसका मतलब क्या है? दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका लो है, किसका हाई है? आराम से सुन ले, फिर आराम से बताएं। आपके पास 2 ऑयल हैं, सरसों का और नारियल का। दोनों में से सरसों वाला तेल अभी भी सरसों वाला तेल ऑयल के फॉर्म में है, जबकि नारियल वाला सॉलिड फैट हो गया। जाड़े की बात कर रहे हैं, तो जरा बताओ कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में से कौन सा ऐसा ऑयल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है? तो मस्टर्ड ऑयल का लो टेम्परेचर पर भी वो पिघला हुआ है, इसका मतलब लो टेम्परेचर उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। जबकि नारियल के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, ये सारा केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चेन से होता है। तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछेगा कि क्या रिलेशन होता है। यहाँ याद रखिए क्या करना है आपको, टिक करिए। ऑयल का क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट। जैसे इसी नाते ऑयल के फॉर्म में रहेंगे किसमें? विंटर।
लेकिन मार्केट से क्या लाते हैं, फैट। सिंपल लिपिड में क्या हो सकता है कि हो सकता है फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें जुड़ा हो। तो फास्फोरस या फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा होगा तो कहोगे क्या, क्या कहोगे, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड कहाँ पाई जाती है, लेसिथिन क्या है, लेसिथिन एक प्रकार की फास्फोलिपिड है जो कहाँ पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। कुछ टिश्यू जैसे न्यूरल टिश्यू में लिपिड पाया जाता है, उसका क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जरा डायग्राम देख लो, डायग्राम में जो काम का क्वेश्चन है, देखिए ये सिर्फ फैटी एसिड है, ये सिर्फ फैटी एसिड है, और ये सिर्फ क्या है, और ये ग्लिसरॉल में देखो एक फैटी एसिड ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, तो नाम क्या हो गया, ट्राइग्लिसराइड। और ये देखिए ट्राइग्लिसराइड फैट है, इतनी तो हो गई ट्राइग्लिसराइड, और उसके साथ ये देखिए फास्फोरिक ग्रुप लगा हुआ है, अब नाम क्या हो गया, फास्फोलिपिड। तो अभी तक कभी नहीं आया है, इसमें से कोई भी दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये है क्या, तो ये क्या है, ये क्या है, ये पाल्मेटिक एसिड है, क्या है, पाल्मेटिक एसिड। ये क्या है, और ये ट्राइग्लिसराइड फैट है, और ये फास्फोलिपिड नहीं देगा, ये ऑप्शन में दे देगा, क्या है, लेसिथिन। और देख के इसको पहचानेंगे ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऐसे कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक हम तब कहते हैं जैसे इसमें कार्बन के साथ बीच बीच में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाए। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा, जैसे बेंजीन क्या है, होमोसाइकिल है। अगर कार्बन के साथ कुछ और आ जाए तो हेट्रोसाइकिल। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है क्या, नाइट्रोजनस बेस, जैसे जैसे गुआनिन, साइटिन, यूरोसिल, थाइमिन। जब कभी नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाए किससे, तो नाम बदल के क्या रखते हो, और अगर फास्फेट ग्रुप इससे अटैच हो जाए किस बांड से, ईस्टर बांड से, तो नाम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड। जैसे एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन क्या है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड में एक का नाम डीएनए, एक का नाम आरएनए। इसमें सिर्फ क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए फंक्शन एज ए जेंटिमेंट। तो यहाँ वास्तव में कुछ दिया ही नहीं है। नाइट्रोजनस बेस के बारे में जो कुछ भी डिटेल है वो 12th वाली एनसीईआरटी में दिया। फिर भी यहाँ 3 क्वेश्चन हैं। नाइट्रोजनस बेस है क्या, तो कहोगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल, नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के हैं, 5, कौन कौन से, इसमें से प्यूरीन कौन से है और पिरिमिडीन कौन से है, 3 पिरिमिडीन है। कौन सा पिरिमिडीन है जो सिर्फ आरएनए में, और कौन सा पिरिमिडीन है जो सिर्फ डीएनए में, और कौन सा प्यूरीन है जो डीएनए आरएनए दोनों में। कौन सा प्यूरीन है जो डीएनए आरएनए दोनों में, एडनिन और कौन सा पिरिमिडीन है जो डीएनए आरएनए दोनों में। यही 5 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। उस प्यूरीन का नाम बताओ जो डीएनए आरएनए दोनों में, उस पिरिमिडीन का नाम बताओ जो डीएनए आरएनए दोनों में, उस पिरिमिडीन का नाम बताओ जो सिर्फ डीएनए में और सिर्फ आरएनए में, उस पिरिमिडीन का नाम बताओ जो आरएनए में नहीं है, और उस पिरिमिडीन का नाम बताओ जो डीएनए में नहीं है। भाई इतने ही सवाल है जो आएंगे। अगर इसके साथ शुगर जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोसाइड, और 5 न्यूक्लियोसाइड के नाम बताओ। दो सीन है, 3 डीन है। देखो यहां सीन लिखा है, यहां सीन लिखा है, और यहां देखो डीन लिखा है। और फिर 5 वो नाम बताओ, एडिनाइलिक,
थाइमिडाइलिक, गुआनाइलिक, यूरिडाइलिक और साइटिडाइलिक। इसमें से कौन डाइलिक है जो आरएनए में है? बस कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो आरएनए में है? तुम्हें क्या लगता है, जैसा तुम सोचोगे वैसे एग्जामिनर पूछेगा, ये आरएनए में है कि नहीं है? और ये और ये कौन नहीं है? सिर्फ ये नहीं है। तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड आरएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है? तो आप 5 में से कोई 4 नाम बताओगे, कौन छोड़ दोगे? डायग्राम हो गया, यहां देख ले, इस डायग्राम से सवाल तो कभी नहीं आया। ये प्यूरिन में किसका बना हुआ है? एडेनिन। तो ऐसे ही 4 डायग्राम दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें से प्यूरिन या एडेनिन कौन सा है। और ये किसका है बेटा? पिरिमिडीन में यूरेसिल का। तो हो सकता है ये ऐसा सच एग्जाम में मिल जाए और पूछ ले ये है क्या, तो आप बताओगे क्या है? यूरेसिल। इसमें देखो एडेनिन जोड़ दिया तो क्या बन गया, और इसमें देखो यूरेसिल जोड़ दिया तो क्या बन गया? यूरिडीन। इसके आगे वाला दिखाए नहीं, यहां देखो फास्फेट जुड़ गया तो क्या बन गया? एडिनाइलिक एसिड। आज से 3 साल पहले तक इस हेडिंग से कोई सवाल नहीं आया था, फिर जब से आना शुरू हुआ है तो हर साल एक सवाल आ रहा है। और यहाँ फिक्स क्वेश्चन है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। केवल 2 लाइनें याद रखोगे, सिर्फ 2, ध्यान से सुनेंगे। मेटाबोलिटीज क्या होते हैं? तो कहोगे बायोमॉलिक्यूल का ही दूसरा नाम मेटाबोलिटीज है। एक क्वेश्चन। ये 2 कैटेगरी के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे बायोमॉलिक्यूल या ऐसे मेटाबोलिटीज जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब जिसके बगैर काम ही ना चले, उनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलिटीज। जैसे अमीनो एसिड, जैसे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलिटीज। लेकिन कुछ ऐसे भी बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन जीवन के लिए जरूरी होते हैं। तो प्राइमरी को छोड़ के जितने हैं वो सब क्या है? सेकेंडरी। जैसे पिगमेंट पाया जाना, जैसे कोई सेंट पाया जाना, जैसे कोई विशेष आयल पाया जाना, गम पाया जाना, रेजिन पाया जाना, ये सब जो होते हैं ये सब किसमें आते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलिटीज में। प्राइमरी मेटाबोलिटीज, अभी पिछले बार एक क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी मेटाबोलिटीज है? तो प्राइमरी मेटाबोलिटीज है पूछा होगा, सेकेंडरी छोड़ दीजिए, जो बचा वो क्या है? प्राइमरी है। और निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी है? तो प्राइमरी छोड़ दीजिए, वो बचा वो क्या है? सेकेंडरी है। चलो देखो क्या लिखा है, डिफिनीशन यहां दी है। यहां सब नाम लिखे हैं, लिखा है व्हेन एनालाइज फॉर द फंजल या माइक्रोबियल सेल वी विल सी 1000 ऑफ कंपाउंड अदर देन प्राइमरी। डिफिनीशन देखो कैसे दी है, लिखा है अदर देन प्राइमरी, जो प्राइमरी के अलग हो उन्हीं का नाम सेकेंडरी। और सेकेंडरी में है कौन? एल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंड ये देखिए बहुत बढ़िया नाम लिखा हुआ है। एंटीबायोटिक स्वयं क्या है? तो आंसर दोगे क्या है? अगर ये पूरी लाइन आएगी ना तो आप पहचान लोगे। एग्जामिनर हमेशा इसमें से एक चीज निकाल के पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा एंटीबायोटिक क्या है, तो आप सोचोगे क्या है? सेकेंडरी। पिगमेंट क्या है? सेकेंडरी। सेंट क्या है? सेकेंडरी। गम है, स्पाइसेज है, ये सब क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलिटीज लिखा है आइडेंटिफाई फंक्शन एंड प्ले रोल इन द किसमें? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सामान्य फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जिनका इंपॉर्टेंट रोल हो वही क्या होंगे? प्राइमरी। और जिनका इंपॉर्टेंट रोल ना हो वो क्या होंगे? सेकेंडरी। एक और क्वेश्चन यहां लिखी है, सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का यूजफुल होते हैं ये हम लोगों के ह्यूमन वेलफेयर, जैसे हम लोग रबर, ड्रग, स्पाइस, सेंट कुछ भी लेते हैं। एक लिखा है कुछ सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का क्या होता है?
देखो यही एक सवाल बचा है जो अभी तक पूछे नहीं है, तो हो सकता है इस साल आ जाए। सेकेंडरी मेटाबोलिटीज का क्या होता है? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे विशेष प्रकार के पिगमेंट हैं, उससे इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे पॉलिनेशन होगा, उससे उसकी स्पीशीज चलेगी ना, तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो अगर कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलिटीज से किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट में रहने में मदद मिलती है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल। ये एक सवाल है जो अभी तक आया नहीं है, हमें उम्मीद है इसी साल आ जाएगा। इधर आओ, देखो ये टेबल टिक कर लो चाहे जितनी बार। लेटेस्ट में क्वेश्चन आया जिसमें इधर के 4 लिया, इधर के 4 ले लिया, ABCD करके मैचिंग कर दिया। पिगमेंट के नाम पर कौन से? कैरोटीनॉइड और एंथोसाइन। ये अच्छा सवाल है। यहां क्लोरोफिल क्यों नहीं लिखा है? सोचने वाले यहां क्लोरोफिल भी लिख सकते थे भैया। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, जो फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते होंगे वो किसमें चले जाएंगे? वो प्राइमरी में चले जाएंगे। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी। इसी नाते यहाँ क्लोरोफिल नहीं लिखा। क्या लिखा है? एंथोसाइनिन। एल्कोलॉइड के नाम पर मार्फिन और कोडीन। टर्पिनॉइड के नाम पर मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। इसेंशियल आयन लेमन ग्रास। यही चारों आए हैं। टॉक्सिन के नाम पर अब्रिन और रिसिन। लेक्टिन के नाम पर कैनकानावलिन ए। ड्रग के नाम पर विनब्लास्टिन, करकुमिन। और पॉलीमर के नाम पर रबर, गम और क्या? सेलुलोज। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल कह रहा है कि हम लोगों ने जो एसिड सॉल्युबल पूल मिला था, 2 पूल थे हमारे पास, एक एसिड सॉल्युबल और एक एसिड इनसॉल्युबल। इनकी मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर के कितनी थी? 800 डाल्टन थी। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, ध्यान से सुनेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में कितने प्रकार के? 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड, इसमें लिखा है एक्सेप्शन ऑफ लिपिड। चारों में से लिपिड को छोड़ दीजिए तो सबका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा है। तो फिर से सुनते हैं। एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल में कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे? 4। नाम कौन कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। इसमें से किन किन का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है? तो कहोगे लिपिड को छोड़ के। इसका मतलब 10,000 से कम कौन है? लिपिड। फॉर दिस वेरी रीजन इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल कंपाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप। एक ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा लेस देन 1000 डाल्टन, और इनको हम नाम क्या रखेंगे? माइक्रो, या इन्हीं को सिंपल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और ये सब हमको कहाँ मिलेंगे? लेकिन जो दूसरे होंगे वो हमको कहाँ मिलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल, और उनका नाम क्या होगा? माइक्रो या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। सवाल सुन ले के सवाल 3 हैं। हमारे पास 2 प्रकार के बायोमॉलिक्यूल हो गए, एक एसिड सॉल्युबल और एक एसिड इनसॉल्युबल। जो एसिड सॉल्युबल होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम, और जो एसिड इनसॉल्युबल होंगे उनका 1000 से ज्यादा या 10,000 से ज्यादा। ठीक है, जो 1000 से कम वाले होंगे वो बायो माइक्रो, और जो 10,000 या उससे ज्यादा होंगे तो बायो माइक्रो। बस किसको छोड़ के? लिपिड को छोड़ के। मॉलिक्यूल इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन किसको छोड़ के? ये सब के सब क्या हैं? पाले। आज सच एग्जाम में सवाल आया है, 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें से कौन पॉलीमरिक सब्सटेंस नहीं है। तो भैया देखो यहाँ 4 लोग हैं, 4 में से कौन पॉलीमरिक नहीं है? लिपिड। फिर कह रहा कि जब पॉलीमरिक नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 800 से ज्यादा नहीं है, तो क्यों ये कहाँ मिल गया? कहाँ मिल गया? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों मिल गया? तो इसको एग्जाम्पल में बताया गया है। तो यहाँ एसर्शन रीजन बनेगा, देखो क्या बनेगा? लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, फिर भी
ये हमको एसिड इनसॉल्युबल में मिलता है, ये असर्शन है। तो रीजन देखो क्या है। वैसे तो इसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन ये एज सच नहीं मिलती है, ये हमको स्ट्रक्चर में मिलेगी, चाहे मेम्ब्रेन हो चाहे कोई और मेम्ब्रेन हो। और जब हम पीसेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर भी सब टूटेंगे, तो सेल के मेम्ब्रेन सब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, और वेसिल क्या होंगी, और इसी नाते वेसिल हमको कहाँ मिल जाएंगे। तो रीजन क्या बताओगे? रीजन आप ये बताओगे कि जो लिपिड हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाई जाएंगी और वो टूटने के बाद बना लेंगी वेसिकल, और वेसिकल बनाएंगे तो साइज बड़ा होगा ना, साइज बड़ा होगा तो फिर ऊपर रह जाएंगे और हम कहेंगे कहाँ मिल गए, एसिड इनसॉल्युबल में। तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन एसिड इनसॉल्युबल में मिल जाती हैं। एसिड सॉल्युबल पूल रफली मोटा मोटा किसको रिप्रेजेंट करता है? लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल ले लो कहां से, साइटोप्लाज्म से, और कहां से ले लो, ऑर्गेनेल से। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एसिड इनसॉल्युबल। इसका मतलब है कि लिविंग में सॉल्युबल वाले भी हैं और इनसॉल्युबल। ये टेबल काम की है, आपके काम की ये है। इस टेबल से क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट क्या है। तो हमारे पास वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड और आयन। इसमें से सबसे ज्यादा वाटर, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर और सबसे कम आयन। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, बातचीत ना करें। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन एक लीनियर चेन है, किसकी? अमीनो एसिड की, जो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। प्रत्येक प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है, किसकी? अमीनो एसिड। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो एसिड। 20 प्रकार में से कुछ नाम दिए हैं। एक का नाम ट्रिप्टोफान और ग्लाइसिन। तो कम से कम इतने नाम तो याद ही रखोगे। ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर। सुन लीजिए, जब कभी किसी पॉलीमर को बनाने में कई प्रकार के यूनिट लग जाएं तो वो हेट्रोपॉलीमर, और अगर एक ही प्रकार की लगे तो होमो। अगर एक ही प्रकार के अमीनो एसिड लगते तो इसका नाम क्या होता? होमोपॉलीमर। लेकिन यहाँ कई प्रकार के अमीनो एसिड लगे तो हेट्रो। क्या नहीं है? होमोपॉलीमर। क्योंकि होमोपॉलीमर में क्या होता है? वन टाइप ऑफ मोनोमर। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड इज इम्पॉर्टेंट लेटर इन योर न्यूट्रिशन चैप्टर। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं। क्या जरा देखो, हम लोगों को हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? सप्लाई करना पड़ता है क्या? अमीनो एसिड को। कहाँ? डाइट में। तो ये टिक करो, इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों की डाइटरी प्रोटीन है, जो हम खाते हैं, वो सोर्स होती है किसकी? एसेंशियल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम ऐसे अमीनो एसिड जिसके लिए हम डाइटरी प्रोटीन पर डिपेंडेंट हों। ऐसे अमीनो एसिड जिसके लिए हम डाइटरी प्रोटीन पर डिपेंडेंट हो, उसका नाम एसेंशियल। और जिस पर डाइटरी प्रोटीन पर डिपेंडेंट ना हो वो नॉन एसेंशियल। तो फिर वो मिलेंगे कहां से? तो वो हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनको हम बॉडी में बना सकते हैं वो नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बना सकते वो एसेंशियल। लेटर का मतलब नॉन एसेंशियल लिखा है बॉडी मेक, लेकिन एसेंशियल अमीनो एसिड हमको कहाँ से मिलेंगे? डाइट या फूड। प्रोटीन बहुत सारे काम करेगी, जैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, जैसे इन्फेक्शन से लड़ेगी, जैसे हार्मोन बनाएगी, जैसे एंजाइम। इधर देखो, यह प्रोटीन का काम क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटीन है। ट्रिप्सिन का काम क्या है? एंजाइम। इंसुलिन काम क्या है? हार्मोन। यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन एंटीबॉडी का काम करेगी, इन्फेक्शन से लड़ेगी। बहुत सारे रिसेप्टर भी किसके बने होंगे? प्रोटीन के। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से रिसेप्टर हैं जो प्रोटीन के बने हैं?
देखो ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा, पूछेगा ये हार्मोन के रिसेप्टर किसके बने होते हैं। हार्मोन के रिसेप्टर किसके बने होते हैं, प्रोटीन। और हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं, भूल गए भैया। हार्मोन के रिसेप्टर या तो मेम्ब्रेन पर होंगे या तो सेल के अंदर होंगे। मेम्ब्रेन पे होंगे तो सेल सरफेस रिसेप्टर, और अंदर होंगे तो इंट्रा सेलुलर। और अंदर भी दो विकल्प हैं, या तो साइटोप्लाज्म में और या तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होंगे तो न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये सब लिखा हुआ केमिकल कोऑर्डिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लट 4 आया हुआ सवाल है। ग्लट का पूरा फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लट का पूरा फॉर्म है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये ग्लट 1 2 3 4 4 प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन नीट में आया है, क्या कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराती है, किसमें, इनटू द सेल। इंसुलिन डिपेंडेंट इसी में बढ़ा दिया था, तो इसके बगल में लिख दीजिए इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा था, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और ऑप्शन जानते हो क्या था, ग्लट 1, ग्लट 2, ग्लट 3, ग्लट 4। तो आंसर क्या हो गया। अच्छा बच्चों का क्या है, ना उनको 1 पता, ना 2 पता, ना 3 पता, एक ही पता था कौन सा, ग्लट 4। वो आंसर लगा दिए, सही हो गया, अलग बात है। फिर भी ये है क्या, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, लेकिन कैसा, इंसुलिन डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। आंसर क्या देंगे, कोलेजन। लेकिन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट में पूछे या होल बायोस्फीयर में पूछे तो आंसर रिबुलोज, बिसफास्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीनेज। ये शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को। पॉलीसेकेराइड। एसिड इनसॉल्युबल जो फ्रैक्शन था, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था और पॉलीसेकेराइड था और लिपिड। तो लिपिड की तो पहले पढ़ ही चुके हैं। कह रहा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमको क्या मिला, पॉलीसेकेराइड। इसी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये भी क्या है, माइक्रोमॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड होता क्या है, लंबी सी चेन, किसकी, शुगर। ये थ्रेड लाइक होते हैं जिसमें डिफरेंट क्या मिलेंगे, मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल देखो, जैसे सेलुलोज, जैसे सेलुलोज पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जिसमें कितने प्रकार के मोनोसेकेराइड, एक टाइप, और वो है कौन, है कौन, ग्लूकोज। तो बताओ होमोपॉलीमर की हेटेरोपॉलीमर, तो होमोपॉलीमर, इसका मतलब सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीमर। स्टार्च भी ऐसा ही है, वेरिएंट ऑफ दिस का मतलब ऐसा ही है, ये भी होमोपॉलीमर है। ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी किसमें है, प्लांट। एनिमल में ही ऐसा कुछ मिलता जुलता मिलता है जिसका नाम ग्लाइकोजन। तो ध्यान से सुने, 3 मिल गए होमोपॉलीमर, कौन कौन से, सेलुलोज मिल गया, स्टार्च मिल गया, ग्लाइकोजन। इन्यूलिन लिखा है, इंसुलिन नहीं लिखा है। इन्यूलिन ये किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज। तो ये चारों हो गए क्या, होमोपॉलीमर। कौन कौन से, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन। इसमें से कौन है जो ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, ऊपर के 3 ग्लूकोज के हैं, ऊपर के 3 ग्लूकोज के हैं, जबकि ये इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है, फ्रक्टोज का। चलो, इन पॉलीसेकेराइड चेन जैसे कौन, ग्लाइकोजन, राइट एंड का नाम, तो लेफ्ट एंड का नाम नॉन रिड्यूसिंग। ग्लाइकोजन की बात करें तो इट हैज क्या, ब्रांचेज, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार आया है सवाल, यहाँ पेश लिख लीजिए। स्टार्च क्या बनाता है, हेलिकल,
प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी, तो आंसर क्या दोगे? सेकेंडरी। स्टार्च होल्ड किसको कर सकता है? आयोडीन। किसमें? हेलिकल पोर्शन में। इसी नाते स्टार्च आयोडीन का कलर कैसा है? ब्लू। स्टार्च आयोडीन ब्लू हो जाता है, बाकी आयोडीन के साथ ब्लू नहीं होते हैं, क्योंकि स्टार्च आयोडीन को क्या करता है? होल्ड कर लेता है। देखो लिखा है सेलुलोज डज नॉट कंटेन क्या? हेलिक्स। और इसी नाते क्या नहीं होल्ड करेगा? तो क्या ब्लू बनाएगा? सेलुलोज आयोडीन ब्लू नहीं होता है और स्टार्च आयोडीन ब्लू होता है। तो रीजन है भैया, एक आयोडीन होल्ड कर रहा है, दूसरा आयोडीन होल्ड नहीं कर। यही क्वेश्चन पिछली साल आया है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो जो प्लांट सेल वाल बनी होती वो, तो जो पेपर मिलता है, जो पेपर बनता है वो किससे बनता है? प्लांट पल्प से। और जो कॉटन फाइबर हैं वो भी प्लांट ओरिजिन के हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? सेलुलोजिक। मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं? जहां पर बिल्डिंग ब्लॉक के नाम पर क्या मिलेगा? भाई पॉलीसेकेराइड है तो यूनिट के नाम पर हमको शुगर मिलना चाहिए, लेकिन शुगर की जगह अमीनो शुगर मिल रहा है, या क्या मिल रहा है? केमिकली मॉडिफाइड शुगर। जैसे जैसे ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जाम्पल हैव क्या? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कौन सा? काइटिन। और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी आपस में क्या होते हैं? हो। तो क्वेश्चन जरा बता दो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में यूनिट के नाम पर क्या होंगे? यूनिट के नाम पर क्या होंगे? तो कहोगे भैया अमीनो शुगर या मॉडिफाइड शुगर। क्या होंगे? अमीनो शुगर या मॉडिफाइड शुगर। कौन से? ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। इसका एक एग्जाम्पल काइटिन। काइटिन क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, जो कहाँ है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होमो होते हैं कि हेटेरो? होमो पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ केवल थोड़ा सा दिया है, क्योंकि 12th वाले में डिटेल में है, फिर भी थोड़ा सा जो दिया वो देख लेते हैं। कह रहा है ये एक और अदर टाइप का माइक्रोमॉलिक्यूल है जो कि हमको कहाँ मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल में मिलेगा। दीज आर, ये होते क्या हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीसेकेराइड के साथ, पॉलीपेप्टाइड के साथ ये भी क्या हैं? ट्रू माइक्रोमॉलिक्यूलर हैं। बिल्डिंग ब्लॉक क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको पहले से पता है क्या? एक शुगर होता है, एक फास्फेट होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें से एक क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम नाइट्रोजनस बेस। एक क्या होता है? मोनोसेकेराइड, जो कि पेंटोज या राइबोज शुगर होती है, और एक क्या होता है? फास्फोरिक। तो कुछ मिला ही नहीं काम का। यू नोटिस इन फिगर 9.1 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे? एडेनिन, ग्वानिन। वही दोबारा कहानी फिर रिपीट कर दिया है। एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन है, जबकि बाकी क्या है? पिरिमिडीन। कह रहा है हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्यूरिन पिरिमिडीन की अलग अलग दी है। शुगर जो यहाँ पाई जाएगी उसका नाम राइबोज, या तो दूसरा नाम डीऑक्सी राइबोज। आरएनए होगा तो राइबोज या तो डीऑक्सी राइबोज। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सी राइबोज होगा उसका नाम डीएनए, और जिसमें राइबोज होगा उसका नाम आरएनए। तो यहाँ से सवाल आने की संभावना कम ही है, क्योंकि ये 12th वाले में डिटेल में दिया है। ये अच्छा पोर्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? हेटेरोपॉलीमर। यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब डिफरेंट थिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताती है? इसका कोई मतलब सब छोड़ते जाइए। बायोलॉजी क्या बताती है वो शुरू करिएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ फिजिक्स में जाओगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? 3D स्ट्रक्चर। लेकिन जब बायोलॉजिस्ट पूछेंगे, बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर, किस लेवल पर? 4 लेवल पर। तो इसके ऊपर का कोई मतलब नहीं है।
यहां से शुरू होगा ये काम का। ऐसी प्रोटीन, प्रोटीन के होते हैं 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। 4 केवल मतलब शब्द सुन लीजिए क्या है। ऐसी प्रोटीन जो फोल्ड ना हो, या ऐसी प्रोटीन जिसमें आप एक एक अमीनो एसिड की पोजीशन बता सको, मतलब जैसी बनी थी वैसी। ऐसी प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन दे सको, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बता सको, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसी प्रोटीन जो फोल्ड हो जाए, वो या तो सेकेंडरी होगी या तो टर्सरी होगी। अगर फोल्डिंग कुछ इस प्रकार की है कि 2D स्ट्रक्चर बन रहा है तो सेकेंडरी, जैसे अल्फा हेलिक्स बना ले या बीटा प्लेट बना ले तो क्या होती है, सेकेंडरी। अगर 3D फोल्डिंग हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, टर्सरी। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नेसेसरी है किसके लिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी। चौथा, जब कभी किसी प्रोटीन को बनाने में कई पॉलीमर यूनिट लगाई जाएं, कई पॉलीमर की यूनिट लगाई जाएं, तो उसी का नाम क्या होगा, क्वाटरनरी। फिर से रिपीट करते हैं। अगर अनफोल्डेड है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता चल रहा है तो प्राइमरी, फोल्डेड है तो या तो सेकेंडरी या तो टर्सरी। अगर 2D फोल्डिंग है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट, तो सेकेंडरी, और अगर 3D फोल्डिंग है तो टर्सरी। और टर्सरी जरूरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जब कभी प्रोटीन में पॉलीमर सब यूनिट लगाई जाए तो 2 या 2 से ज्यादा अगर पॉलीमर है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, या सब यूनिट है तो कहते हैं क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी का एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा। चलो देखो, अगर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन, कौन पहला अमीनो एसिड है और कौन दूसरा और कौन 10वां, अगर ये पता कर सकते हैं तो नाम प्राइमरी। किसी एक प्रोटीन को इमेजिन कर सकते हैं एज ए लाइन, बस यहाँ लेफ्ट एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा। अभी पीछे पॉलीसेकेराइड भी देख के हम लोग आए हैं, वहां लेफ्ट एंड रिड्यूसिंग था ना, और राइट एंड रिड्यूसिंग था और लेफ्ट एंड ना। और यहाँ कुछ और मतलब है, यहाँ लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट क्या, पहला अमीनो एसिड, जबकि राइट एंड रिप्रेजेंट क्या, लास्ट में। तो 2 क्वेश्चन तो यही मिल गए। किसी अगर प्रोटीन को हम लाइन के फॉर्म में इमेजिन करें तो लेफ्ट एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, और राइट एंड फर्स्ट एंड या फर्स्ट अमीनो एसिड जो होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड को हम कहते क्या हैं, एंड। तो होता क्या है, इस चेन के इस किनारे पर फ्री मिलता है NH2, ऐसे चेन बनी होगी, ये होगा। सिस्टम ये है कि ये पहला अमीनो एसिड है, ये आखिरी अमीनो एसिड है। इस पहले अमीनो एसिड का क्या फ्री है और आखिरी अमीनो एसिड का क्या फ्री है, इसी नाते फर्स्ट अमीनो एसिड वाले को क्या कहोगे, तो लास्ट अमीनो एसिड वाले को क्या कहोगे। तो फिर से सुन लेते हैं, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट फर्स्ट अमीनो एसिड और वही एंड टर्मिनल, और राइट एंड रिप्रेजेंट, और वही किसी एक प्रोटीन को देखोगे तो बहुत देर नहीं रहेगी, किस फॉर्म में, रॉड के फॉर्म में। जल्दी ही क्या हो जाएगी, जल्दी ही जो थ्रेड है वो फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड होकर के क्या बनाएगा, हेलिक्स बनाएगा। ऑफ कोर्स केवल थोड़ा सा हिस्सा ही क्या बनाएगा, हेलिक्स। तो फिर बाकी, और यहाँ जो हेलिक्स होगा वो याद रखिएगा सब राइट ही हैंड हेलिक्स हैं। प्रोटीन का भी हेलिक्स राइट हैंड है और डीएनए का भी हेलिक्स राइट हैंड है। केवल थोड़ा सा हिस्सा क्या बनाएगा, हेलिक्स, तो बाकी हिस्सा फिर फोल्ड होगा किस फॉर्म में, तो बाकी हिस्सा किस फॉर्म में, प्लेट के फॉर्म में। यहां देखो हेलिक्स के नाम पर कौन सा हेलिक्स, और प्लेट के नाम पर, तो अगर हेलिक्स बनाए या प्लेट बनाए तो ये कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसे
फोल्ड होने वाले स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। लेकिन अगर लिखा इन एडिशन टू लॉन्ग प्रोटीन चेन, एक दूसरे के ऊपर भी फोल्ड हो सकती हैं, जैसे हालो वुलन बाल, तो स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा? टर्सरी। और इसको व्यू कौन सा? 3D। ये टिक कर लो, टर्सरी स्ट्रक्चर नेसेसरी है किसके लिए? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कभी कभार हमको ऐसे देखने को मिलता है कि प्रोटीन में असेंबली होता है मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, या इसी को कहते क्या है? सब यूनिट। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्या? क्वाटरनरी। और वो किस फॉर्म में एक दूसरे से अरेंज होंगे उसका मतलब नहीं है। वो स्फेयर के फॉर्म में हो सकते हैं, या क्यूब के फॉर्म में हो सकते हैं, या प्लेट, उससे मतलब नहीं है। एग्जाम्पल याद रखो, एडल्ट ह्यूमन में कितनी सब यूनिट? हीमोग्लोबिन में कितनी? 4 सब यूनिट। तो 2 कौन सी? अल्फा, और 2 कौन सी? बीटा। इस नाते हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? क्वाटरनरी। कंप्लीट एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम की हम बात करें तो जब तक एंजाइम का सवाल नहीं आएगा पेपर ही नहीं बनेगा। एक सवाल सभी पेपर में हमको मिलता है क्या? एंजाइम का। लेकिन एंजाइम में दिया बहुत कुछ है, देखे तो आगे सब एंजाइम ही दिया हुआ है, तो यहां से कुछ न कुछ एग्जाम में आएगा जरूर। पहली ही लाइन क्या लिखा है? ऑलमोस्ट लिखा है। एग्जामिनर ये हटा देगा तो सही है, गलत हो जाएगा। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, तब सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं जो बिहेव करते हैं एज ए एंजाइम, और ऐसे को कहते क्या हैं? राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम, हम एक एंजाइम को मान सकते हैं एक लाइन डायग्राम के तरीके से, क्योंकि एंजाइम है क्या? प्रोटीन। हो सकता किस फॉर्म में हो? जिसमें हम क्या देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि यह किस फॉर्म में हो, या जरा आराम से बताओ, बताओ नहीं। प्रोटीन बनाने में, सॉरी एंजाइम बनाने में जो प्रोटीन लगती है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी? तो तीनों हो सकते हैं, ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी, या टर्सरी भी। लेकिन जब हम टर्सरी को ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि बैकबोन ऑफ प्रोटीन जब चेन फोल्ड करेगी तो यहां हमको देखने को क्या मिलेगा? हमको क्रीवाइसेस या क्या मिलेंगे? पॉकेट। ऐसी ही पॉकेट को हम कहेंगे क्या? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट वो जगह होती जहां क्या फिट होता है? सबस्ट्रेट। ऐसे एंजाइम इसमें क्या हो? एक्टिव साइट हो, वही कैटालाइज करेंगे रिएक्शन को क्या? हाई रेट। एंजाइम डिफर होते हैं किससे? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। क्यों? जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो काम कहाँ कर सकते हैं? जबकि एंजाइम की खास बात है ये डैमेज हो जाएंगे कहाँ? हाई टेम्परेचर। किसके ऊपर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एंजाइम आइसोलेट करो कुछ ऑर्गेनिज्म से जो कहाँ पाए जाते हों? हाई टेम्परेचर, जैसे हार्ट वेंट, जैसे सल्फर। ऐसे एंजाइम क्या होंगे? स्टेबल, और उनकी क्या बची रहेगी? कैटालिटिक पावर। कब? हाई टेम्परेचर। कितना? 80 to 90। इसका मतलब यह है कि जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो एंजाइम है उनकी खास बात क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। कहाँ से मिलेंगे ऐसे एंजाइम? तो कहोगे थर्मोफिलिक। यहाँ 3 क्वेश्चन हैं, फिर से सुन लेते हैं। सामान्य एंजाइम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से अलग होते हैं किस मामले में? इस मामले में कि हाई टेम्परेचर पर काम करेंगे कि नहीं। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट एक्ट एट हाई टेम्परेचर, लेकिन नॉर्मल एंजाइम हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव। कितने हाई पर? 40। लेकिन कुछ दुनिया के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं, उनको कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो उनके एंजाइम कैसे होते हैं?
उनके एंजाइम होते हैं थर्मल स्टेबल एंजाइम। क्या होते हैं? थर्मल स्टेबल एंजाइम। तो थर्मल स्टेबल एंजाइम हमको कहां से मिलेंगे? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। कितने टेम्परेचर पर? केमिकल रिएक्शन। यहां जनरल कहानी दी है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहां से चैप्टर शुरू होगा। ये हेडिंग यहां से रेट ऑफ क्या? फिजिकल या क्या? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो कहोगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। रेट का ये फार्मूला dP/dt। रेट को हम क्या कह सकते हैं अगर क्या हो? डायरेक्शन। रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय किसके द्वारा? टेम्परेचर। इसके साथ कुछ अदर फैक्टर। पहले टेम्परेचर का देखो। जनरल रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि रेट या तो क्या हो जाएगा? डबल, या घट के क्या हो जाएगा? आधा। कब? जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करोगे किसी भी दिशा में, या तो डबल हो जाएगा या तो आधा। कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें एंजाइम होगा उनका रेट क्या होता है? हाइयर। किसकी तुलना में? अनकैटालाइज्ड। क्योंकि जब एंजाइम कैटालाइज करते हैं तो देखते हैं रेट बहुत तेज होता है। उसी रिएक्शन में जब वो रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन कराइए और कार्बोनिक एसिड बनाइए। अगर यहाँ एंजाइम रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे और नहीं रखेंगे तो बहुत कम। एग्जाम्पल देखो, लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? वो भी कितनी देर में? कितनी देर में? 1 घंटे में। लेकिन अगर एंजाइम कहीं रख दिया तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? कितने? कितने? 1 2 सैकड़ा हजार 6 लाख। वो भी कितनी देर में? तो घंटे में कितने होंगे भैया? यहाँ तो 200 घंटा दिया है ना, तो घंटे में बहुत कितने हो जाएंगे? तो घंटे में निकालोगे तो रेट लगभग कितने गुना बढ़ गए? 10 मिलियन टन। 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एब्सेंस में रेट 200 पर आवर, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में रेट है 6 लाख पर सेकेंड। तो कितने गुना बढ़ जाता है? कितने गुना? बस कह रहा बहुत प्रकार के 1000 टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज करते हैं केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को। किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्टेप इज कैटालाइज बाय सेम एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम। जैसे एक पाथवे दिया है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। यहां ये बताया है इस पैराग्राफ में, ध्यान से सुने, कि किसी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट भी बदल जाता है एंजाइम बदलने से या 1 या 2 एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप करने से। जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, इसके बाद लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आ जाए तो, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आ जाए तो पायरुविक एसिड तो बना ही है, और क्या बनेगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम याद रखिएगा। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी है। तो एंजाइम बदलेगा तो प्रोडक्ट क्या कर जाएगा? कभी इथाइल अल्कोहल मिलेगा, कभी लैक्टिक एसिड मिलेगा, कभी क्रेब साइकिल चलने लगेगी। तो यहां यही कहानी दिया है। एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इसमें ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड। कितने रिएक्शन से? 10 मेटाबॉलिक रिएक्शन से। कह रहा चैप्टर नंबर 12 में पढ़ोगे। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट ये मेटाबॉलिक पाथवे में 1 या 2 एडिशनल रिएक्शन बढ़ा दो तो एंड प्रोडक्ट क्या कर जाएगा? बदल जाएगा। क्यों? हमारी स्केलेटल मसल में जब क्या हो जाता है तो क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनेगा। ईस्ट में अगर फर्मेंटेशन हो गया तो यही प्रोडक्शन हमको क्या दे देगा? इथेनॉल। तो यही इसी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, इसी ग्लूकोज से इथेनॉल, और इसी ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन। ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? एंजाइम अलग तो प्रोडक्ट अलग। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग सच हाई रेट? इसमें
जनरल कहानी लिखी है, एक लाइन केवल देखेंगे। इस पेज से अच्छा आगे है। यहाँ सबस्ट्रेट को S से कहते हैं, प्रोडक्ट को P से कहते हैं। सबस्ट्रेट हमेशा किससे बाइंड करेगा? एंजाइम। कहाँ पर बाइंड करेगा? और एक्टिव साइट कहाँ होगी? क्लेफ्ट या पॉकेट। सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज एट एक्टिव साइट। ये लाइन टिक कर लो। यहाँ ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होता है किसका? एंजाइम। अगर रिएक्शन होना है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जरूर बनेगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब जरूर बनेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज क्या? ट्रांजिएंट फिनोमेना ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एट इट एक्टिव साइट। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ये टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? ट्रांजिशन स्टेट। जल्दी ही एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेक होंगे या बनेंगे और जल्दी ही प्रोडक्ट क्या होगा? रिलीज। तो ध्यान से सुने, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में बीच में एक चीज बनती है, उसका नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ये नई शब्द भूलेंगे। इन अदर वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। दिस पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू क्या? ट्रांजिशन। हिंदी में सुन ले, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के दौरान बीच में क्या बनेगा? यही एक आपके काम का सवाल है। क्या? ट्रांजिशन स्टेट। देयर कुड बी मेनी अल्टर्ड, हो सकता है अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बन जाए बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड क्या? प्रोडक्ट। इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट फैक्ट दैट ऑल द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, ये सब के सब क्या होते हैं? तो ये ऐसे टिक कर दीजिए। ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है? अनस्टेबल। स्टेबिलिटी का सारा खेल किससे है? एनर्जी। हेंस वी लुक एट द पिक्चर डायग्राम, देख लेंगे। वाई एक्सिस मतलब ये रिप्रेजेंट क्या? पोटेंशियल एनर्जी। एक्स एक्सिस का मतलब ये रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। या डायग्राम देख लो, डायग्राम से क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये वो पॉइंट है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा करके यहां तक ले जाओगे। जब कभी, ध्यान सुनिएगा, जब कभी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के इतनी ज्यादा हो जाए कि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जब कभी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके इतनी ज्यादा हो जाए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो मैक्सिमम एनर्जी वाले सबस्ट्रेट की स्टेट का ही नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? तो कहोगे ये स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट है विद मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी जो होगी उसका नाम ट्रांजिशन स्टेट। अब सवाल है, यहां से यहां तक ले जाने में, इस जगह से इस जगह तक ले जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी खर्चा होगी। जो खर्चा होगी उसका नाम क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर चाहते हो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जल्दी बने तो हमें जल्दी ही कहां पहुंचना पड़ेगा? तो अगर ऐसा कर दें कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी घटा दें, अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटा देंगे तो बहुत जल्दी हम कहां पहुंच जाएंगे? ट्रांजिशन। ऐसे समझो, मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी 10 किलो कैलोरी है, ट्रांजिशन स्टेट की 100 किलो कैलोरी है, तो कितना ऊंचे ले जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 90। लेकिन मान लेते हैं कि ट्रांजिशन की केवल 20 हो, तो केवल 20 पर पहुंचे और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो केवल कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? 10। तो बताओ 10 ऐड करना आसान है कि 90 ऐड करना आसान है? 10 ऐड करना आसान। तो हिंदी में याद रखेंगे, जब कभी किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी और सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी के बीच जो अंतर होता है उसी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी होता है। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना रेट स्लो होगा। अगर रेट बढ़ाना चाहते हो तो क्या कर दीजिए? एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो एंजाइम रेट बढ़ाते हैं क्या करके?
एंजाइम रेट बढ़ाते हैं क्या करके, तो कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी घटाकर। बस इतना याद रखिएगा। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन क्या, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। ये तो केमिस्ट्री का सवाल है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो किससे, सबस्ट्रेट से, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट के पास कम बचे तो एक्सोथर्मिक, और प्रोडक्ट ज्यादा हो तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। बिकॉज़ वी विल नॉट नीड टू सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट। लेकिन वेयर इट इज एन एक्सोथर्मिक हो, या इसको हम कहते क्या है स्पॉन्टेनियस, या एंडोथर्मिक हो, या इसे कहते क्या है, दोनों केस में एक क्वेश्चन आया है नीट में, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में से एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता किसमें पड़ती है, तो दोनों में पड़ती है। ऐसा तो है ही नहीं कि आपको ट्रांजिशन तक ले जाना पड़े। तो चाहे कौन सी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक और चाहे कौन सी हो एंडोथर्मिक, हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी की। सबस्टेट हैज गो थ्रू क्या, मच हायर एनर्जी स्टेट, और हायर वाली का नाम क्या है, ट्रांजिशन। ये लाइन टिक कर लो, डिफिनीशन है। डिफरेंस बिटवीन क्या, एनर्जी कंटेंट ऑफ क्या, सबस्ट्रेट एंड क्या, ट्रांजिशन इज क्या, एक्टिवेशन। एंजाइम हमेशा क्या करता है, एंजाइम हमेशा घटा देता है क्या, दिस एनर्जी बैरियर, जिससे जल्दी ही क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट। देखो रट के तो एनसीईआरटी यहाँ क्वेश्चन होना नहीं है, मैं हिंदी में आपको सुनाई दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा। एक शब्द होता है सबस्ट्रेट, एक शब्द होता है प्रोडक्ट, एक शब्द होता है ट्रांजिशन। सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी हमको बढ़ा करके ट्रांजिशन तक ले जाना पड़ता है। ट्रांजिशन और सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो अंतर होता है उसी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा, जब कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट की, एक्सोथर्मिक में सबस्ट्रेट की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की ज्यादा सबस्ट्रेट की कम। चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको कहाँ बनाने ले जाना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और अगर ट्रांजिशन स्टेट पर ले जाना पड़ेगा तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रेट कम होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ज्यादा। एंजाइम रेट बढ़ा देते हैं कैसे, तो कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। नेचर ऑफ एंजाइम, इसमें कुछ खास बात नहीं है, केवल स्टेप पढ़ना है, सवाल आ नहीं रहा है। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ेंगे, बनेगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट, फिर एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। पहले स्टेप में देखो क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे, एक्टिव साइट, और फिट हो जाएगा किसमें, एक्टिव साइट। जब ये बाइंडिंग हो जाएगी तो एंजाइम अल्टर करेगा क्या, अपना शेप, जिससे फायदा क्या होगा, मोर टाइटली फिट हो जाए क्या, सबस्ट्रेट। फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बहुत करीब पहुंच जाएगा किसके, सबस्ट्रेट, बांड तोड़ देगा, बांड बनने लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे खास बात देखो, एंजाइम और हार्मोन के काम में एक अंतर है। एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल होने के बाद फिर इस्तेमाल हो सकता है, हार्मोन दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है। एंजाइम रिलीज कर देगा किसको, प्रोडक्ट को, और जो फ्री एंजाइम होगा वो तैयार होगा किसके लिए, एनर, और ऐसी साइकिल क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, दो अलग अलग बातें हैं। अगर क्वेश्चन आएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या बताओगे, कौन से फैक्टर हैं जो रेट को प्रभावित करते हैं, तो हम बोलते हैं या तो वो होगा टेम्परेचर, या तो होगा टेम्परेचर, या तो होगा पीएच, ये सब रेट को प्रभावित करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को भी प्रभावित करते हैं।
एंजाइम की एक्टिविटी कौन प्रभावित करेगा वो अलग अलग है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए पीएच है, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, और इनहिबिटर, 4 चीजें हैं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वो प्रभावित करेगा जो चेंज कर देगा किसमें, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें आएगा टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट और बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर, 4 लोग। पहला असर किसका, टेम्परेचर। डायग्राम देखो पहले, डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, मान लेते हैं ये टेम्परेचर का है। इधर देखिए, एक निश्चित टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है। एक निश्चित टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कहो या रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी कहो, ये मैक्सिमम होती है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे मतलब इधर की तरफ जाओगे, टेम्परेचर अगर घटाओगे मतलब इधर की तरफ आओगे। बढ़ाओगे भी रेट घट रहा है और घटाओगे तो भी रेट घट रहा है। ध्यान से सुनेंगे, यही हाल पीएच का भी है। एक निश्चित पीएच पर मैक्सिमम एक्टिविटी, पीएच बढ़ाओगे तो भी रेट घटेगा और पीएच घटाओगे तो भी रेट घटेगा। तो टेम्परेचर और पीएच के केस में मैक्सिमम एक्टिविटी कब होती है, तो कहेंगे ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर। उससे कम पर भी रेट कम और उससे ज्यादा पर भी रेट कम ही होगा। चलो पहले ये देख लेते हैं। एंजाइम काम करते हैं नैरो रेंज, क्या, टेम्परेचर का भी और पीएच का भी। प्रत्येक एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या पर्टिकुलर पीएच पर। कहते क्या हो, ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी घटती हैं दोनों दिशाओं में, चाहे नीचे लाओ चाहे ऊपर ले जाओ, किसके, ऑप्टिमम। इसका एग्जाम्पल टेम्परेचर का दिया है, क्योंकि जब हम लो टेम्परेचर करेंगे तो भी रेट घटेगा। क्यों, लो टेम्परेचर एंजाइम को टेम्परेरी क्या करता है, इनएक्टिव। जबकि जब हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा क्या, एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीएनए। तो यहाँ एसर्शन रीजन बनेगा। एसर्शन रीजन ये बनेगा कि लो टेम्परेचर करने पर भी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, एसर्शन तो रीजन। क्योंकि लो टेम्परेचर एंजाइम को टेम्परेरी इनएक्टिव, फिर एसर्शन बने। तो यहाँ दो एसर्शन, दो रीजन है। हाई टेम्परेचर से भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। तो क्या इसमें कहोगे हाई टेम्परेचर प्रिजर्व इनएक्टिव, वो फिर रीजन गलत हो जाएगा ना। फिर से सुन ले, चाहे हाई करो चाहे लो करो एक्टिविटी कम होती है। ये हो गए एसर्शन, रीजन अलग अलग। हाई वाला रीजन अलग है और लो वाला रीजन अलग। लो वाले में रीजन एंजाइम टेम्परेरली इनएक्टिव, और हाई वाले में प्रोटीन क्या हो जाती है, डीनेचर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का डायग्राम देखो पहले, अच्छा क्वेश्चन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में यह है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचोगे उसके बाद बढ़ाने के बावजूद भी एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बदलेगी। जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए उसको वी मैक्स कहते हैं। तो वी मैक्स बाई 2 का मतलब वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर रेट मैक्सिमम का क्या हो, आधा हो, उसी को कहते क्या है, केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू क्या है, तो कहोगे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रेट एट इट्स 50% ऑफ क्या, मैक्सिमम। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर रेट मैक्सिमम का क्या हो, आधा हो, उसको कहते क्या है, क्या कहते हैं, केएम वैल्यू।
अच्छा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से कुछ ना कुछ सवाल आएगा, मतलब इसके या तो इस वाले पैराग्राफ से या तो इस वाले। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन क्या करेगी, पहले बढ़ेगी, लेकिन बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेगी, मैक्सिमम। फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगी, चाहे जितना बढ़ा लो क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसा क्यों? तो जहां बिकॉज लिखा है वहां एसर्शन रीजन बनेगा। ऐसा क्यों? ध्यान से सुने, मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के बावजूद भी रेट नहीं बढ़ता है, क्यों? तो देखो ऐसे ध्यान से देखें, ये मान लेते हैं एंजाइम है और ये मान लेते हैं सबस्ट्रेट है। मान लेते हैं कि एंजाइम है 100 और सबस्ट्रेट है 50। इसका मतलब है सारे सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 50। फिर मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट बढ़ा करके 70 कर दिए गए, तो बताओ प्रोडक्ट कितने बढ़ेंगे, प्रोडक्ट अब 70 बनेंगे, इसका मतलब रेट बढ़ा। मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट बढ़ा करके 100 कर दिए, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, प्रोडक्ट 100 बनेंगे। अब मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट बढ़ा करके 150 कर दिए, अब प्रोडक्ट, अभी भी प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 100। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो अभी 50 सबस्ट्रेट है, 100 एंजाइम है, 50 एंजाइम फ्री है, अभी 70 है, अभी भी 30 फ्री है, अभी 100 है, पूरी तरीके से क्या कर गए। तो जब सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएंगे, उसके बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के बावजूद भी रेट नहीं बढ़ेगा। तो क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल की संख्या अब क्या हो गई है, कम। किसकी तुलना में, क्योंकि क्या हो चुका है, अब क्या नहीं बचा है, क्या नहीं बचा है जिससे क्या कर सके, जुड़ सके सबस्ट्रेट। तो ये अच्छा सवाल है। यहाँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर शुरुआत में रेट बढ़ता है, फिर मैक्सिमम हो जाता है, फिर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम हो जाता है तो सैचुरेशन हो जाता है, कोई भी एंजाइम फ्री नहीं बचता है, और एंजाइम की संख्या कम और सबस्ट्रेट की संख्या ज्यादा। एंजाइम की एक्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वहां क्या मौजूद है, कोई स्पेशल केमिकल जो किससे बाइंड कर सकता हो एंजाइम, उस स्पेशल केमिकल का नाम इनहिबिटर। जब ऐसा मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए, ऐसा मॉलिक्यूल बाइंड कर जाए तो ये बंद कर देगा क्या, एंजाइम की एक्टिविटी। तो इस फेनामेना को और उस केमिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा कोई भी केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी को बंद करा दे, उस केमिकल का नाम इनहिबिटर और प्रोसेस का नाम अब यहां शुरू हुआ है। जब कभी इनहिबिटर बिल्कुल कैसा हो, सेम हो, किसके जैसा, इन इट्स मॉलिक्यूलर, और ये इनहिबिट कर दे क्या, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो ऐसे इनहिबिटर का नाम, ऐसे इनहिबिटर का नाम क्यों, जहां ड्यूटी तहां क्यों और तहां एसर्शन रीजन। फिर से सुनते हैं, ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिविटी घटा रहा है उसका नाम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्योंकि क्या है, तो क्यों देखो लिखा है, क्योंकि इसकी क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, किससे, तो ये लड़ाई करेगा, किससे, किसके लिए, फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। और इस लड़ाई में कौन जीत जाएगा, इनहिबिटर। इनहिबिटर वहां बाइंड कर जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, तो इनहिबिटर से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसी नाते सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, वो जुड़ नहीं पाएगा,
एज ए रिजल्ट एंजाइम का एक्शन क्या कर जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल बहुत बार नीट में आया है, इनहिबिशन करना है किसका, किसका, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का, और कौन कर रहा है, क्योंकि माइलोनेट की समानता किससे है, कौन सा सबस्ट्रेट है। तो यहां जरा आराम बताएं, इसमें इनहिबिटर कौन है, सबस्ट्रेट कौन है, एंजाइम कौन है। इनहिबिटर माइलोनेट, और सबस्ट्रेट और एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। और ये कैसा इनहिबिटर है, कैसा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। जितना लिखा सब पूछा जा चुका है, फिर से सुन लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की विशेषता ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के जैसा होता है, इसी नाते ये सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं। कहाँ के लिए, बाइंडिंग साइट के लिए। सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा नहीं, तो जब नहीं जुड़ पाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, तो रेट घट जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसका इनहिबिशन करना है, बोल नहीं रहे हो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और कौन कर रहा है, और सबस्ट्रेट कौन, तो किसकी समानता किससे है यहां, माइलोनेट की समानता सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की समानता सक्सिनेट से। यस सर, 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें कौन किसके जैसा है, माइलोनेट सक्सिनेट जैसा है कि सक्सिनेट माइलोनेट जैसा है, हैं? दोनों हैं। वास्तव में सक्सिनेट माइलोनेट जैसा नहीं था, माइलोनेट ही क्या था, सक्सिनेट, कि माइलोनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जैसा है। सब क्वेश्चन यहां जितने लिखे, पूरा पैराग्राफ एग्जाम में आ चुका है। एग्जामिनर यहां तक पहुंचते पहुंचते इतने सवाल पूछ चुका होता है, कहता है ये हेडिंग छोड़ दो, इस नाते इस हेडिंग से कभी सवाल नहीं आता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम ही पढ़ने में अच्छा है, डिहाइड्रोजिनेज, जो एक को क्या करे, रिड्यूस, दूसरे को क्या करे, उसका नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज। ट्रांसफरेज का मतलब जो ट्रांसफर कर दे, और हाइड्रोलेज का मतलब जो तोड़ दे बांड, कौन से, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड। और लाइएज का मतलब जो रिमूव करे ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट अदर देन हाइड्रोलाइजिंग, क्या, और क्या बनाए आखिरी में, डबल बांड। तो डबल बांड अगर एग्जाम में लिखा मिल जाए तो, और आइसोमेरेज, पोजिशनल आइसोमर, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और लाइगेज तो जोड़ने वाला है। तो जान तो होता क्या है, यहां सवाल पूछना ही पूछना है, और फिर यहां भी सवाल पूछना ही पूछना है। इसी नाते इस पैराग्राफ से सवाल नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर से आएगा। कोफैक्टर, इस हेडिंग की कोई लाइन छोड़ना नहीं है, सब आ चुकी एग्जाम में। एंजाइम बना होता है एक या एक से ज्यादा। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनका नाम कोफैक्टर है, ये जुड़े रहते हैं किससे, एंजाइम, और जिससे एंजाइम क्या हो जाता है, कैटालिटिकली एक्टिव। तो ऐसे याद रखेंगे, एंजाइम के साथ क्या जोड़ना है, कोफैक्टर, तभी एंजाइम क्या होगा, एक्टिव। ऐसी स्थिति में ये खूब सवाल एग्जाम में आया है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को कहते क्या हो, क्या कहते हो, एपो एंजाइम। तो ये ऊपर लिख लो, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इक्वल टू होलो एंजाइम। ये आया हुआ सवाल है,
एपो एंजाइम में क्या जोड़ दो, कोफैक्टर, तो क्या बनेगा। अच्छा ये बताओ एपो एंजाइम में कोई एंजाइम जोड़ दे तो कोफैक्टर बना देंगे। वाह भाई वाह भैया, एपो एंजाइम में कोफैक्टर जोड़ो तो अगर एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम लिख दे तो क्या दिक्कत है, तो भी यही बनेगा होलो एंजाइम। क्यों, कोफैक्टर होते हैं 3, उसमें से एक का नाम लिखा है। तो दोनों क्वेश्चन आए हैं, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम तो भी होलो, और एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर तो भी होलो एंजाइम। इसमें प्रोटीन पार्ट कौन सा है, कौन सा है, एपो एंजाइम, तो नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। 3 प्रकार के कोफैक्टर हैं, एक का नाम और एक का नाम। पैराग्राफ की कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कामा फुल स्टॉप सहित याद कर लीजिएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये अलग हैं बाकी कोफैक्टर से। क्यों, ये टाइटली बाउंड है किससे, ओपो एंजाइम। तो ध्यान से सुनिएगा, टाइटली बाउंड कोफैक्टर कौन सा है और टाइटली बाउंड कौन सा नहीं है। अरे भैया 2 हो जाएंगे फिर, ये यही तो अंतर है दोनों में। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है कौन सा, एक एग्जाम्पल है जो तोड़ते हैं किसको, H2O2 को, किसमें, इन दोनों एंजाइम के लिए हीम क्या है, हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा पार्ट होता है किसका, ऑफ द एंजाइम। 3 ही क्वेश्चन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक। ये एपो एंजाइम से कैसे जुड़े होते हैं, टाइटली जुड़े होते हैं, और टाइटली जुड़ने के बाद किसका हिस्सा हो जाते हैं, एक्टिव साइट। देखो लिखा है एक्टिव साइट, किसका हिस्सा होते हैं, एक्टिव साइट। हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, किस एंजाइम का, हीम क्या है, प्रोस्थेटिक एंजाइम, सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप किस एंजाइम का, परऑक्सीडेज। वो करते क्या है, कोएंजाइम भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनका एसोसिएशन एपो एंजाइम से क्या है। तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या अंतर, बस एक ही अंतर है, एक टाइटली बाउंड है, एक ट्रांजिएंटली बाउंड है, बस। दोनों ऑर्गेनिक हैं, दोनों ऑर्गेनिक। तो ये तब जुड़ते हैं जब क्या हो, कैटालिसिस हो रही हो। बहुत सारे कोएंजाइम हैं जो किसका काम करते हैं, कोफैक्टर का। जैसे जैसे नहीं दिया है, यहाँ एक और नई चीज दे दी है, लिखा है किसी भी, लिखा है एसेंशियल केमिकल फॉर कोएंजाइम आर बेटा। जैसे कोएंजाइम कौन सा, निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड NAD और क्या NADP का मेन विटामिन कंपोनेंट कौन सा है। यहाँ ये नहीं दिया है, यहाँ ये नहीं दिया है कि ये दोनों को एंजाइम किस एंजाइम के हैं, ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ कोएंजाइम का केवल नाम दिया है, तो जो दिया उतना याद रखोगे। पहला सवाल, कोएंजाइम ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, ट्रांजिएंट है कि टाइटली है, और कब जुड़ते हैं, जब कैटालिसिस होती है। और इनका मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन होता है, विटामिन। कौन सी विटामिन, नियासिन। नियासिन विटामिन किस कोएंजाइम का है, NAD और NADP। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ याद है थोड़ा बहुत। NAD कोएंजाइम की तरीके से काम करता है किस एंजाइम के लिए, सुन लो आराम से बताओ। NAD एक्ट एज कोएंजाइम फॉर व्हिच एंजाइम। किसी ने सही बताया है, फिर से सुन लीजिए। NAD
एक्ट एज को एंजाइम फॉर व्हिच एंजाइम? हिंदी में समझ नहीं आया, अंग्रेजी में आ गया होगा। किस एंजाइम के लिए NAD को एंजाइम का काम करता है? अच्छा, पता क्या है? सब पता है, अभी दिखाएंगे को, हाँ पता है। कोएंजाइम ए, वो भी उसका नाम तो कोएंजाइम ही है। तो जहां कोएंजाइम ए लिखा है वही ध्यान से देखो, वहां एंजाइम कौन सा लिखा है? रेस्पिरेशन चैप्टर में ग्लाइकोलिसिस के बाद और क्रेब साइकिल के पहले एक रिएक्शन लिखी है, वो रिएक्शन देखो बस। क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और वहां कोएंजाइम कौन कौन से लिखे हैं? वहां 2 कोएंजाइम लिखे हैं। NAD लिखा है, NADP प्लस नहीं बेटा, याद रखना। जब हमको तरीका बताएं, अगर फोटोसिंथेसिस में पढ़ना तो NADP पढ़ना, और रेस्पिरेशन में तो NAD पढ़ना। रेस्पिरेशन वाला देखो भैया, लिंक रिएक्शन वाली रिएक्शन देख लो, जहां पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम ए बनता, वहां एंजाइम देखो कौन सा है? ऐसे करोगे एग्जाम में, वाह भाई वाह, नहीं मिला एंजाइम। वहां एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और उसके 2 कोएंजाइम हैं। कौन कौन से? एक NAD है और एक कोएंजाइम ए है। तो यही मैं बता रहा हूं, कौन सा एंजाइम है जिसमें NAD कोएंजाइम की तरीके से काम करता है, तो आंसर क्या मिलेगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत सारे एंजाइम हैं जो कहते हैं कि हमको चाहिए क्या? मेटल आयन अपनी एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि मेटल आयन क्या बनाएगा? किससे? साइड चेन। कहाँ? एक्टिव साइड। वही मेटल आयन उसी समय एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, क्या? सबस्ट्रेट। जैसे जिंक को फैक्टर है किस एंजाइम का? किस एंजाइम का? यहां इसमें इस पैराग्राफ में एग्जाम्पल तो दिया ही होना चाहिए था कि NAD कोएंजाइम है या NADP कोएंजाइम है, ये दिए नहीं है। ये बता दिए हैं कि NAD और NADP बनाने के लिए चाहिए क्या, ये नहीं बताए हैं कि कौन से एंजाइम में ये कोएंजाइम का काम करेंगे। आखिरी में कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी जब कोफैक्टर रिमूव करोगे। कहां से? एंजाइम से। इससे क्या पता चलता है कि कोएंजाइम प्ले करते हैं क्या? क्रूशियल रोल इन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। खत्म हो गया। चलो भाई असर्शन रीजन करो पहला। लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड है क्योंकि लाइसिन में होता है मोर NH2, सही है। असर्शन भी सही, रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। जल्दी में न रहो। सेकंड नहीं है, देखो ध्यान से। ये असर्शन है और ये रीजन है, इसका ये रीजन है। बताओ तो हम पहला दूसरा मार देते हैं और क्या। इस बात का ये रीजन हो सकता है?
आयल, हाँ तो वो उल्टा तो लिखा ही है, ये है एसर्शन और ये है रीजन। इसको क्या बना दिया एसर्शन और इसको क्या लिख दिया रीजन। तो बातें दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन क्या इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। अब अच्छे से पढ़ेंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव 3 डायमेंशनल व्यू और टर्सरी स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो क्या इस बात का, अब जैसा कहो भाई, क्या इस बात का ये एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो फर्स्ट आंसर होगा। अब और सावधान रहेंगे। अब तो थर्ड नहीं है। चलो एनसीईआरटी, जरा एनसीईआरटी खोलो, देखो लिखा क्या है वहां, खोल लो। आप सिर्फ ये सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि अगर इनहिबिटर का क्लोज रिजेम्बलेंस ना होता तो क्या ये कंपटीट कर पाता। तो इसका मतलब रीजन है, नहीं समझ में ये बात। अगर इसका क्लोज रिजेम्बलेंस ना होता तो क्या ये कंपटीट कर पाता, नहीं। क्लोज रिजेम्बलेंस है तो कंपटीट कर रहा, एक्सप्लेन कर गया। क्या होगा सेकंड। अब सब थोड़े वैसे उल्टा बना देंगे। अब देखो स्टार्च आयोडीन ब्लू होता है क्योंकि स्टार्च होल्ड कर लेता है क्या, आयोडीन। ये तो सही लिखा है, एसर्शन भी से एक्सप्लेन भी कर रहा, तो थर्ड आंसर। लेफ्ट एंड इज फर्स्ट अमीनो एसिड, ये बगल में गलत लिखा है। वो कितनी छोटी चीज चेंज किया है, आया हुआ सवाल है। लेफ्ट एंड क्या होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड, जबकि वो होता क्या है। तो ये तो हो गया गलत। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4, 2 अल्फा 2 बीटा। तो पहला सही दूसरा गलत। अभी जब लेसिथिन पढ़ा रहे थे तो सीरियसली सुन नहीं रहे थे। उस पैराग्राफ में जितना लिखा कुल सब दे दिए हैं, ये गलत है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में ऐसा होता है, हैं? सैचुरेटेड में तो सिंगल बॉन्ड होता है ना, अनसैचुरेटेड में होता है। जिंजली आयल लोअर मेल्टिंग पॉइंट, आयल इन्वेंटर, हाँ सही है। लिपिड जनरली इनसॉल्युबल, ये भी सही है। फैटी एसिड स्ट्राइड विद स्लार, सही है।
तो CDE। ऐसे सवाल एग्जाम में कम से कम 20 आएंगे। 20 क्वेश्चन इस पैटर्न के आते हैं जिसमें ABCDE लिखा होगा, वो ऑप्शन बनाएगा। और कम से कम 15 क्वेश्चन असर्शन रीजन के, 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन मैचिंग के। ये टोटल सिस्टम बन गया है। 8-10 क्वेश्चन मैचिंग के, 12 से 15 क्वेश्चन असर्शन रीजन के, 20 के आसपास क्वेश्चन इस टाइप के, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के, ये वाले स्टेटमेंट 1। फिर थोड़े से क्वेश्चन मिलेंगे वो 1 वर्ड वाले। 100 क्वेश्चन है तो बटाए मान लीजिए कि 5 प्रकार के सवाल उसमें आएंगे। ये देखो, है मिला लिए। ग्लाइकोजन को किससे मिलाए? इसको इससे मिला दिए, और ग्लोब्यूलिन इतने से ही मिल जाएगा। 1-2 में दिया है। और बी का कौन सा आंसर? पहला स्टेटमेंट गलत है ना। लेसिथिन फास्फोलिपिड पे क्वेश्चन देखो, यह है 21 का सवाल, अभी 23 का लगाए हो। इसी में से 2 स्टेटमेंट उठा लिए हैं। उसमें लिखे थे सैचुरेटेड, इसमें क्या लिखे हैं? और वहां लिखे थे ग्लाइकोलिपिड। यहाँ क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनता है, प्रीवियस ईयर ढंग से लगा लेंगे, नया सवाल निकल आएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या है? पाल्मेटिक एसिड में 20। तो सही कौन सा है? ये और ये। पहले सही कर दिए। कोएंजाइम इक्वल टू, पहला कोई बोला था अभी, कोएंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम। क्या होगा भैया? तो अगर हम कोएंजाइम पूछना चाहें तो ये वैल्यू इधर ले जाके माइनस में लिखेगी ना। तो अगर यहां माइनस में लगा होता तो क्या हो जाता? तो भी गलत हो जाता, माइनस यहां होना चाहिए था। ठीक है, तो जल्दी में पहला बोल दिए और टिक करके घर चले आओगे। आंसर कौन सा होगा? तो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम है। नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, बस कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे सेल डिवीजन। कल का लेक्चर जरूर पढ़िएगा। सेल डिवीजन से कम 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।